जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे नेशनल डायलॉग कमेटी के हवाले से, और आज इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की गई। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल हम कर रहे थे कि आखिर फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल साहब के पास इख्तियारात कैसे आए, क्योंकि वो बात बानी PTI के रिहाई के हवाले से कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि अडियाला के बाहर धरना हुआ, हमशीराएँ मौजूद थीं, महमूद खान अजगज़ई साहब भी वहाँ पे थे, और फिर रात देर तक के बाद हमने देखा कि धरना जो है वो ख़त्म कर दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत वक्त क्यों इस तरह की कैफियत पैदा करती है जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनरेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अडियाला जेल के बाहर एक्टिविटी हुकूमत ने खुद जिसको जो है वो जनरेट किया हुआ है, क्योंकि आइन और कानून और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स ये कहते हैं कि आप मुलाकात करवाएं, लेकिन ये नहीं मुलाकात करवाते। जो आईनी कानूनी हक है इमरान खान साहब का, उनके जो है लवाहिकीन जो है उनका हक है, पॉलिटिकल कमेटी का हक है। और पिछले दिनों आपने शायद देखा हो एलिस एडवर्ड की जो यूनाइटेड नेशन के रिपोर्टर थे, उन्होंने इस हवाले से एक रिपोर्ट दी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है एज फार एज द केस ऑफ इमरान, बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो रही है इस मामले के अंदर, कि उनसे 24-24 घंटे या बहुत बहुत दिनों तक लोगों की मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो कैदी बेशक हो, लेकिन उसके फंडामेंटल राइट्स तो जो है वो एब्रोगेट या सस्पेंड नहीं होते, वो तो मौजूद रहते हैं। लेकिन लामहला क्योंकि ये सियासी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, आज इमरान खान साहब अपने उसूली मौकफ से पीछे हट जाएं, किसी डील पे आ जाएं, किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज करने। हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से पैगामात आ रहे हैं अडियाला जेल से, वो भी काबिल कबूल नहीं है। उस्मान अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त का। कमेंट लेना चाहेंगे आपसे। नेशनल डायलॉग कमेटी ने आज कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, आप इस कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रहे हैं? जी, बात यह है कि इमरान खान साहब ने किसी को मैंडेट ही नहीं दिया हुआ कि उनके बिहाफ पर कोई भी जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरत कर सके। मुझे आप ये बताएं, जो लोग इस वक्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरत कर रहे हैं, क्या इमरान खान साहब ने उनको गो अहेड दिया है? मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए ठंडी हवा का झोंका है कि इमरान खान साहब को इस वक्त हुकूमत ये ऑफर कर रही है कि आप जो है अपने मामलत को सुलझा लें। कभी इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत देखें कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किस तरह अपने सियासी मुखालफिन को रगड़ा लगाया था। और अगर अब इमरान खान जेल में है तो जाहिर है उन पर जो केसेस हैं तोशाखाना के हैं, उसके अलावा अलकाद ट्रस्ट के हैं, वो चीज़ें भुगत रहे हैं। मगर इमरान खान साहब ने अपनी जमात में किसी का कद बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने अपनी सियासी जमात में जो है लोगों के जो है वो कद सियासी बोनों की तरह रखे हैं कि कोई उनके बिहाफ पर बात कर ही नहीं सकता। अगर शाह महमूद कुरैशी जो है वो जेल से बाहर आते हैं, एक जीरक सियासतदान है, जाहिर है एक उनकी उम्र भी है, और अगर वो किसी से बात करेंगे तो अगला बात भी उनको सीरियस लेगा। नहीं, लेकिन भट्टी साहब इस वक्त तो इख्तियारात महमूद खान अचकजई के पास है। उन्होंने कहा है कि होली सोली वही डिसाइड करेंगे, अलामा नासिर डिसाइड करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो काश इमरान खान साहब एक ट्वीट करें। वैसे तो इमरान खान साहब बड़ी जल्दी से ट्वीट करते हैं, कोई भी मसला हो मुल्क में, छोटी सी बात को वो ट्वीट करते हैं। वो ये भी ट्वीट करते हैं कि पाक भारत जंग जो हुई और उनके बिहाफ पर जो उनके फिर सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो किस तरह आपकी फौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं। इस बातों को छोड़ दे। अभी मैं समझता हूँ कि मुल्क में जमहूरी सिस्टम को चलना चाहिए। इमरान साहब एक सियासी हकीकत है, एक सियासी जमात है, मगर उन्हें अपने बतौर सियासतदान होने का मुजाहरा करना पड़ेगा। इमरान खान साहब एक ट्वीट करें और उस ट्वीट में बताएं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं मैं इनमें संजीदा हूँ। या तो इमरान खान साहब किसी को डिक्लेयर करें। अब ये देखें, पहले भी इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को मैंडेट दिया था। मौलाना फजल रहमान के पीछे इनकी जमात ने नमाजें भी पढ़ी, मगर फिर मौलाना फजल रहमान को जब फील हुआ कि इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं उससे वो मुकर जाते हैं, तो मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासी राह जुदा कर ली। फिर इमरान खान साहब ने तकिया रख लिया कि मुझे जो है वो रिचर्ड ग्रेवल मुलाकातें हो रही थी, वो फिर 26वीं आईनी तरमीम के लिए भी हो रही थी ना भट्टी साहब, वो जो आप कह रहे हैं वो नमाज मैं कहता हूँ वो 26वीं आईनी तरमीम हो या 27वीं आईनी तरमीम हो,
عمران خان صاحب پر کوئی بھروسہ نہیں کر پاتا کیونکہ عمران خان صاحب فوری یو ٹرن لے لیتے ہیں. اللہ کرے یہ والا جو سیاسی جماعتوں کا اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں گورنمنٹ سے، گورنمنٹ اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہے، مگر جب وہ کوئی بھی مینڈیٹ یا کوئی بھی جو نکات ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس لے کر جائیں گے. عمران خان صاحب نے ایک ہی بات کہنی ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دو، مجھے جیل سے فوری رہا کروا چلے دو. وہی تو میں مینڈیٹ کی واپسی وہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. بخاری صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر کوٹ لکھپت کے اسیران رہا ہو جائیں گے تو پھر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور ایک جانب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کے پی حکومت نے حالات ٹھیک سے نہیں سنبھالے تو حکومت کے پاس اختیارات ہے کہ وہ کے پی میں گورنر راج لگا دے. دیکھیے، دو تین پہلو ہیں. ایک تو 9 مئی معافی نہیں جو ہے، یہ فارمولہ جو ہے یہ اڈاپٹ کیا گیا ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے جو ملکی تنصیبات ہے یا شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی ہے، ایم عالم خان کے جو جہاز کے ساتھ، اور یہ تمام تر صورتحال جس پر باقاعدہ ایک کرمنل پروسیڈنگ ہوئی ہے. بیرسٹر صاحب ابھی جو گفتگو کر رہے تھے، بہت منجے ہوئے انسان ہیں، مجھے بہت اچھا لگا ان کی گفتگو سن کے بھی کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس طرح کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو کہ بات افہام و تفہیم کی کر رہے ہیں، ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں، اور ایک گڈ ول، ایک اچھا جیسچر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. لیکن میں سر آپ سے گوش گزار کرنا چاہوں گا، آپ کو بھی یاد ہوگا جب میاں شہباز شریف اس وقت پروڈکشن آرڈر پر جب پارلیمنٹ آئے اور انہوں نے آ کے وہاں پہ کہا کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے، تو اس وقت اس کو چارٹر آف مکا کا نام دے کر جو ہے ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی. ماضی میں اگر ڈائلاگز کی بات کی جائے تو سعد رفیق، خرم دستگیر، سردار ایاز صادق جو کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہیں، رانا ثناء اللہ، وہ جن کے اوپر جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن کا جو ہے وہ مقدمہ دائر اچھا، کیا گیا تھا. وہ مقدمہ بنا بھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تھا. جی میں وہی اسی کی طرف آپ کے آ رہا ہوں. پھر ایف آئی اے کے سربراہ نے آ کر اعتراف کیا کہ مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کر دیا جائے. پھر خواتین کے حوالے سے پھر وہ فریال تارپور کو اٹھانا، یہ تمام تر جو کیا ہے اس کا بھگت رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک بات تو ہمیں یہاں پہ سمجھنی ہوگی، ہم کوئی بھی فرشتے نہیں ہیں، یہاں پہ کوئی سیاسی جماعتوں میں فرشتے نہیں ہیں. ڈیفینیٹلی انتقام بھی ایک بڑا ایک اہم فیکٹر ہے، انتقام بھی لیا بھی جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدترین جو میں سمجھتا ہوں کہ وحشیانہ قسم کی کاروائیاں کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اور مذاکرات کو جو ہے وہ بلکہ ایون کہ وہ ٹی وی بند بانی کر پی دیں ٹی آئی گے. تو اکثر یہ کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، ان کی جانب سے تو اکثر یہ کہا جاتا تھا. جی، لیکن وہ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ میں تو بجٹ نہیں پاس کروا سکتا تھا، اس کے لیے مجھے اسٹیبلشمنٹ قیمہ پر جو ہے ایم پی ایس کو اکٹھا کرنا پڑتا تھا. دیکھیں، ہمارا یہ مقصد ہے ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر مذاکرات کا عمل آگے بڑھے. پوری دنیا میں جہاں پر ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے وہاں پر مذاکرات، فلیکسیبلٹی، افہام و تفہیم، گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے ہی معاملات کو ٹھیک ہے، آگے شاید مسعود صاحب سے کامنٹ لے لیں گے. سر کیا کہیں گے آپ؟ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر کے پی حکومت صوبہ نہیں سنبھال سکی تو پھر گورنر راج بھی لگ سکتا ہے اور یہ حکومت کے اختیار میں ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک جمہوری آدمی کے ایسا نہیں ہونا چاہیے. آلدو آئین کے اندر آرٹیکل 232 اس معاملے میں کلیئر ہے کہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ کنڈیشنلٹیز کی بات کرتا ہے کہ صوبائی حکومت جب فیل ہو جائے اور کام کرنے میں، تو اس وقت مجھے تو نہیں لگتا کہ صوبائی حکومت کوئی فیل ہے. وہاں پہ تو کام ہو رہا ہے، بلکہ سہیل خان آفریدی وہ روز بروز نئے پیکیجز کا اعلان کر رہے ہیں. وہ ٹرائبل بیلٹ کے اندر ہو کر آئے ہیں. وہ اپنے کے پی کے کا کیس وفاق کے ساتھ این ایف سی کے حوالے سے بڑا اچھا پریزنٹ کر رہے ہیں. وہ اپنی عوام کی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں. وہ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو چیف منسٹر کا پریروگیٹو ہے، اور وہاں پہ سموتھلی ساری چیزیں چل رہی ہیں. دہشت گردی کے ایک وہاں پہ ناسور ہے جو بڑے عرصے سے ہے، اور اس کے خلاف بھی نبرد آزما ہے. اور انشاءاللہ پاکستانی قوم کے پی کے کی عوام اس دہشت گردی کے ناسور سے بھی ضرور نبرد آزما ہوگی. میری گزارش یہ ہے، جس طرح میرے بھائی بخاری صاحب نے کہا، بڑی ٹھیک گفتگو کی. اب کبھی بھی کمپیریزن میرا نہیں خیال کہ آج کے دور کے عمران خان کے دور کے ساتھ کر سکتے ہیں. کیا عمران خان کے دور کے اندر پارلیمان جو ہے وہ پیرالائز تھی؟ کیا اس وقت اپوزیشن لیڈر وہاں پہ موجود نہیں تھا؟ کیا عمران خان کے دور کے اندر میڈیا کی ایکسیس نہیں تھی جو اگر
सो कॉल्ड पॉलिटिकल इस ईरान को अगर हम मान भी लिया जाए, क्योंकि वो केसेस इमरान खान के बनाए नहीं थे, वो केसेस पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बनाए हुए थे, जो बाद में ये नैब वगैरह में चल रहे थे, लेकिन एक्सेस दी जाती थी। पूरी की पूरी जमात जो है वो ओपन ट्रायल होते थे, आर्टिकल 10A की वायलेशन नहीं थी, अदालतों के अंदर एक जमे गफीर होता था। मुस्लिम लीग नून के लीडर नवाज शरीफ साहब अपनी गुफ्तगू करते थे, बाद में आपने नहीं देखा कि लंदन के अंदर बैठ के वो 4-4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्पीचेस होती थी, अपने पूरी जमात को जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी देते थे। आज आप क्या कर रहे हैं? आज लेकिन इमरान खान के दौर में तो ये भी कहा गया कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है, तो हमने माजी में नहीं देखा। और इवन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी आज तक ये नहीं कहा। DG/ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी होगी। देखिए, गुजारिश ये है कि इस तरह के अलकाब जो है पाकिस्तान की तारीख के अंदर आपको बहुत सारे मिलेंगे, और हम ये समझते हैं कि हमें अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और हमने उनसे सीखा है। आज अगर हम एक असूली मौक़िफ़ के साथ जेल के अंदर बैठे हैं, किसी किस्म की डील या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने 3.5 साल के दौर के अंदर बहुत सी गलतियों से सीखा है, और उन गलतियों को दोबारा नहीं करना चाहते। हम पावर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हम पीपल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। जी सजाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जहां तक जुडिशियल कमीशन की बात की गई 9 मई के हवाले से, ओपन ट्रायल है, ओपन एंड शट केस जो है वो आपके 190 मिलियन पाउंड का अल-कादिर ट्रस्ट का है, जिस तरह कहा करते थे कि मियां शहबाज शरीफ साहब का है बकौल PTI के। और इसी तरीके से आपने जो माजी में 2014 के बाद जो एक 14 अगस्त 2014 को एक आज़ादी की, आपने आज़ादी मार्च मौलाना ताहिरुल कादरी के साथ जो था वो आपने जब स्टार्ट किया था, तो 4 से 6 हल्के थे, अब 6 थे, 4 थे, मेरे जहन में नहीं है, 4 हल्के थे शायद, जिनके लिए आपने कहा कि जी इसके लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, FIA की सरबराही में बनाया जाए। फिर आपने बाद में पनामा आ गया, जुडिशियल कमीशन पीछे रह गया, फिर पनामा आ गया, फिर पनामा में आपने JIT बना दी, फिर JIT ने जो है वो हाई कोर्ट के अंदर, मुझे याद है वो बड़ी बड़ी ट्रालियों में इतने उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उठाए हुए थे कि वो पूरा पलंदा था कागजों का, लेकिन उसमें से आपने वो एक बेटे से तनख्वाह ना लेकर जो एक कमजोर केस जो था वो बनाया। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई है सर। ये 9 मई जो है, इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद लॉयर हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि जहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, जहाँ पर दहशतगर्दी की दफात सवाल यही होता है कि 9 मई इतना हसास केस था, तो अब तक बानी PTI को उस पर सजा क्यों नहीं सुनाई गई? अब देखिए, वहां पे जो प्रोसीडिंग हुई है वो आपकी तोशा खाना 1 हुई है, 2 हुई है, अल-कादिर ट्रस्ट हुई है, साइफर और दीगर मुकदमात चले। तो मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के हवाले से जो है वो भी फेयर ट्रायल का जो है, अगर वो कह रहे हैं तो फेयर ट्रायल होना चाहिए, लेकिन राइट ऑफ अपील जो है वो आज भी इंटैक्ट है। बैरिस्टर साहब, आप भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया सजाद बुखारी साहब आपके वक्त का। इनके हमरा थे बैरिस्टर शाहिद मसूद, उस्मान अहमद भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट